हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के वो क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन करी, मैटर नहीं करता कि आपने स्टार्टिंग से करी थी या फिर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है। अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो कर लोगे जो मैं अभी चला रही हूँ चैनल पर, तो आप आराम से अच्छी तरीके से एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और इवन अगर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई तो करी है बट वो अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो वो इन सीरीज़ के बाद उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो 80 में से 80 ईजिली स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ये कोई भी एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सही अप्रोच पता होना चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आज मैं 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो करवाने वाली हूँ। कुछ इसी तरीके से मैंने 6 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर लीक सीरीज वाले प्लेलिस्ट में आपको चैनल पे जाकर मिल जाएगी। 6 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर लीक सीरीज में, वो मैंने सारे के सारे करा रखे हैं। और आपको देख लेना, एग्जाम वाले दिन आप खुद कहोगे आकर कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो 6 मार्कर वाली सीरीज से ही आए थे। और अभी हम जो भी करने वाले आगे, चाहे वो 4 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो, वेदर इट इज मैप और कार्टून, सब कुछ आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, इनको आराम से फॉलो करते हुए चलना है। 10 सोर्सेज पे स्टिक होने की कोशिश मत करो, टाइम बहुत कम है आपके पास। इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये एग्जाम में आए भी हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो इनको ही आपको यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं करने वाली हूँ मैं बिल्कुल भी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ। आपको मैं साथ में इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी कि आपको लिख कर के आना है एग्जैक्टली एग्जाम में। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ इट। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है और उसके कोई से भी 2 फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं। तो हम फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो यूनिसेफ है क्या भाई? यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अगर वो आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो भी आपको याद होनी चाहिए, 2 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए, आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म है क्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। 2 फंक्शंस पूछे हैं तो 2 बता देते हैं। टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड, की इमरजेंसी फंड जो है उनको कलेक्ट करे, किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। एंड टू हेल्प देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सीधी सी बात है कि चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है तो चिल्ड्रन के लिए ही पैसे इकट्ठा करेगा, पूरे वर्ल्ड में करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? टू हेल्प एंड एनकरेज द वर्क्स दैट प्रमोट चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ताकि बच्चों को हेल्प हो सके, ताकि वो एनकरेज हो सके कि हमें क्या करना है, चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, बेटर अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना है बच्चों के लिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसा करना है। ठीक आया समझ में? यूनिसेफ पढ़ लिया हमने, इसकी फुल फॉर्म क्या और इसके दोनों फंक्शंस भी देख लिए। अब फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालाइज एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, इसको बताना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2 इफेक्ट्स बताओ जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट्स पे पड़ते हैं, 2 इफेक्ट्स बताओ जो कि फेस्टिवल्स पे पड़ते हैं, 2 इफेक्ट्स बताओ जो कि इकोनॉमी पे पड़ते हैं, 2 इफेक्ट्स बताओ जो कि कल्चर पे पड़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आपको आंसर जो है वो माइंड में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। फटाफट से इसका आंसर जो है हम देख लेते हैं। एवरी कैंडिडेट मे गिव डिफरेंट इफेक्ट्स। हर एक कैंडिडेट जो है वो इसमें अलग अलग तरीके से बता सकता है और ये सारी चीजें कंसीडर करी जाएगी। ये चीज सीबीएसई भी बोलता है। मेन आंसर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एट द इंटरनेशनल लेवल। तो क्या होगा डेली लाइफ पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल होंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छे तरीके से राइज करेगा। मार्केट्स हैव लॉट ऑफ चॉइस फॉर द कस्टमर। और मार्केट्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस होती है कस्टमर के लिए। और जब होता क्या है, जैसे नॉर्मली हमको कुछ खाना वाना है तो हम बाहर गए खाने के लिए, ठीक है। अब एक जगह हम पहुंचते हैं खाने के लिए, वहाँ पे हमें कोई ऐसा आउटलेट दिख नहीं रहा है जो प्रॉपर इंडियन हो। हम क्या देख रहे हैं? पिज्जा हट, मैकडी, डोमिनोज, ये सारे के सारे क्या है? ये सारी की सारी एमएनसीज ही तो है, बाहर के ही तो कंपनीज है। तो ये भी क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। तो इसीलिए कस्टमर की जो चॉइसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। न्यू ब्रांड्स हैव फ्लडेड द इंटरनेशनल मार्केट, वेदर इट इज जारा, H&M और ऐसे बहुत सारे आपको ब्रांड्स पता होंगे जो कि कहाँ से रिलेट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करते हैं। और लोग उनको उन ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं उन ब्रांड्स के कपड़े खरीदना।
न्यू गैजेट्स हैव चेंज द लाइफ स्टाइल, नई नई गैजेट्स आ चुकी हैं। हमारे पास आज डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास नोट्स बनाने के लिए आईपैड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमें बढ़ा रही हैं। फूड ऑफ डिफरेंट नेशंस इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। आपको कॉन्टिनेंटल पसंद है, आप कॉन्टिनेंटल खाओ, आपको चाइनीज़ पसंद है, आपको चाइनीज़ खाना चाइनीज़ खाओ, आपको इटालियन खाना है इटालियन खाओ, आपको इंडियन खाना है इंडियन खाओ। तो जो भी चीज़ें आपको खानी है, देयर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। एंड ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुई। फिल्म्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डिफरेंट नेशन की आज मार्केट में अवेलेबल है और हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं ईजिली। चलो आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कोई 2 मेजर्स जो है यहाँ पे बताओ कि 2 स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं। 3 R फॉलो करने हमें। 3 R क्या है ये भाई? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। याद रखना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस किस तरीके से कि हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन को बचाने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ों को कट कम करना है, ठीक है। रीयूज का प्रोसेस यूज करने की कोशिश करनी है, और रिसाइकिल अगर जो चीजें हो सकती हैं तो उनको रिसाइकिल करना है। हमें फॉरेस्ट को बचाना है, और जितने फॉरेस्ट कट हो रहे हैं उनसे ज्यादा कोशिश करनी है कि हम प्लांट करें ट्रीज को, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना है, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सबको यूज करना है, रादर ऑन डिपेंडिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल। ओबे इंटरनेशनल रूल्स, जो भी इंटरनेशनल रूल्स चल रहे हैं इंटरनेशनल एरिना में, उन सबको फॉलो करना है। रेगुलेशंस और एनवायरमेंटल लॉज जो भी हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोई ऐसे 4 फीचर्स बताने हैं जो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को जस्टिफाई करते हैं। इंडिया और इजराइल वाला जो है वो आपके पार्ट में है, तो इंडिया और इजराइल को लेकर भी वो पूछ सकता है। और हालांकि इसके चांसेस फिर भी थोड़े से कम हैं, बट आपसे इंडिया और इजराइल का पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है वो इंडिया और कोरिया के बारे में, और इंडिया और जापान के बारे में, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी इंडिया और इजराइल वाला मैं बता देती हूँ। हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा, अगर हम जाएँ पहले के टाइम पीरियड में, तो वो बहुत ज़्यादा इमेमोरियल रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियली कब स्टार्ट हुए? 1992 में स्टार्ट हुए, व्हेन इजरायली एम्बेसी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। पहली बार कब इजराइल की एम्बेसी स्टैब्लिश हुई इंडिया में? 1992 में। हेड्स ऑफ बोथ द स्टेट्स हैव पेड विजिट्स टू ईच अदर कंट्री। तो दोनों ने ही क्या किया, ईच अदर कंट्री, एक दूसरे की कंट्री में जाकर विजिट्स जो है वो किए। द 2 नेशंस हैव स्टार्टेड कोऑपरेटेड इन वेरियस फील्ड्स। बहुत सारी फील्ड्स में हमने कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। कल्चरल एक्सचेंज हो, सिक्योरिटी एंड डिफेंस हो, काउंटर टेररिज्म हो, स्पेस रिसर्च हो, वाटर एनर्जी हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, इन सब में हम क्या करें, इन सब में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाईलाइट एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने कौन से स्टेप्स यहाँ पे लिए थे? तो आपको कोई भी 4 स्टेप बताने हैं। सबसे पहला क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कितनी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बता दो कि इंदिरा गांधी के द्वारा कितनी बैंक्स थी जिनको नेशनलाइज किया गया था उस टाइम पीरियड में। वो एबॉलिशन ऑफ प्रिवेपर्स। प्रिवेपर्स क्या होता है? जो राजाओं को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उन सबको यहाँ पे खत्म कर दिया इन्होंने, और इन्होंने बोला कि ऐसा अब हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, जो जनरल इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनको भी नेशनलाइज कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंश्योरेंस करवाएं। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। जो अर्बन प्रॉपर्टीज थी वो ऐसी ही पड़ी हुई थी, उनको सील करना स्टार्ट किया। लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लेकर आई जिसकी वजह से बहुत जो इंप्रूवमेंट है वो आया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। राशन सिस्टम देखते हैं ना आज के टाइम पीरियड में हम, वो भी इसी टाइम पीरियड से जो चीजें हैं वो शुरू हुई थी, ठीक है। ये वाला बता जरूर देना मुझे, नेशनलाइजेशन कितनी बैंक्स का हुआ था। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू इंप्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई 2 मेजर्स बताओ किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। मेजर्स क्या हो सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है, अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, भरोसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो वॉर का रिस्क है वो बहुत रिड्यूस हो जाए। सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कोलैबोरेट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज। तो ये सब सारे कोशिश करते रहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ही कोऑपरेशन जो है वो स्टैब्लिश हो। बायलैटरल ट्रीटीज बिटवीन 2 गवर्नमेंट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, कि दोनों ही देशों के बीच में ट्रीटीज हैं, बायलैटरल, दोनों साइड से ट्रीटीज करी गई हैं ताकि शांति स्टैब्लिश हो। इंक्रीज इन बायलैटरल ट्रेड। दोनों साइड से ही ट्रेड बढ़ रहा है, दोनों साइड से ही टूरिज्म बढ़ेगा जब जो चीजें हैं वो ठीक हो पाएंगी। और 5th क्या लिखा जा सकता है, मेकिंग
वीज़ा ग्रांटिंग प्रोसेस जो है उसको अगर हम इजी बना दे तो भी चीज़ें जो है वो सही हो सकती हैं। तो मेजर्स पूछे हमसे, और कितने मेजर्स पूछे हैं इन्होंने, कोई से भी 2 पूछे, तो 2 को आप एक्सप्लेन करके बता दो। और या फिर मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि क्वेश्चन का नंबर देखो कि उसको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगर वो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो भले ही उसमें लिखा है कि आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं, बट आपको 4 पॉइंट्स बता के आने हैं वहाँ पे, ठीक है। हमें रिस्क नहीं लेना है भाई, गलती से भी 1 पॉइंट गलत हो गया तो मेरा मार्क्स नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में हमें रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 ऐसी चीजें जिन पे हमारा जो कॉपरेशन है वो बना रहता है, कॉपरेट करते हैं हम लोग। 2 एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में? इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव हो चुके हैं हमारे इकोनॉमिक रिलेशन सिंस द पास्ट 20 ईयर, लास्ट 20 सालों में। बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। इंडिया जब ईस्ट के साइड में एंटर करता है तो लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। और कब से है? 2014 से है। एफर्ट्स ना कंटिन्यूइंग है, और यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि भाई जितने भी कॉमन थ्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और जो भी कॉपरेशन हम कर सकते हैं इसमें वो कॉपरेट करें टू फाइंड सॉल्यूशन टू चैलेंजेस, ठीक है। जो भी चैलेंजेस हैं उनको खत्म किया जाए। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कॉपरेशन। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहाँ पे है, तो क्या बताओगे कि भाई जो पाइपलाइंस हैं वो हम नहीं शेयर कर पा रहे होते हैं, ईस्ट साइड में नहीं लेके जा पा रहे होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं यहाँ से, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 2 चीजें वहाँ पे भी हम बता सकते हैं। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू डील विद द थ्रेट्स टू द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। 2 ऐसे मेजर्स बताने हैं जिससे कि हम क्या करें, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डील कर पाए, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को कैसे ना कैसे करके मेंटेन कर पाए। क्या कर सकते हैं? जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावरफुल वेपन्स हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करें। दूसरा तरीका क्या है? दोनों ही कंट्रीज के बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि भाई एक कंट्री जो है वो ज़्यादा वेपन्स क्रिएट कर ले और दूसरी कंट्री नीचे रह जाए, नहीं। दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए। और अलायंस भी बना सकते हैं। अलायंस एक अलायंस का हमारे सामने एग्जाम्पल है भी, नेटो है ना। नेटो अलायंस का हमारे सामने एग्जाम्पल है जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। नेगोशिएशन विद द अटैकिंग कंट्री, जो भी अटैक कर सकती है कंट्री उसके साथ शांति से बैठ के भाई नेगोशिएट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे वेज हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पे हमसे 2 ही पूछे, फिर भी मैं वही बोलूंगी कि 4 लिख के तो आने ही आने। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 इफेक्ट्स बताओ इमरजेंसी के कि क्या हुए 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। 1000 ऑफ पीपल एंड लीडर्स वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और अगर किसी पर शक भी होता था तो उसको उस आधार पे भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। पार्लियामेंट ब्रॉट इन मेनी न्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ना उस टाइम पीरियड में एक अमेंडमेंट लेके आती है जिसको हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना किस नाम से जानते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये उसी टाइम पीरियड में आया था जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए। लाइक एग्जाम्पल, एन अमेंडमेंट डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन का प्रोसेस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज नॉन जस्टिसेबल वाज मेड। बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को आप कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे बता दी। उससे पहले की भी एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, जब हमें पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को लेकर पिटीशन फाइल कर दी गई थी कि भाई इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस है ना वो नल एंड वॉइड है और इलीगल तरीके से कराए गए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था कि हाँ हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस इन्होंने जो इलेक्शंस करवाए थे वो नल एंड वॉइड है। तो जैसे ही फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है वो इस डिसीजन पे स्टे लगा देते हैं, और उसके बाद फिर एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बोल दिया जाता है कि अब इन 3 लोगों के जो पोजिशन है उनको आप किसी भी हाल में चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। कौन कौन सी 3 पोजिशन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इंदिरा गांधी जी ने अपनी पावर का कंप्लीट यूज किया है। आगे, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑपोजिशन ज्वाइन हैंड्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी साइड की वो क्या करेंगी भाई ऐसी सिचुएशन में? वो तो चाहेंगी ना कि हम फटाफट से साथ में आने लग जाते हैं ताकि चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करी जा सके। तो इन लोगों ने क्या किया, फटाफट से अपना हाथ मिलाया और ये लोग बन गए किसका पार्ट? जनता पार्टी का पार्ट। पीपल बहुत ज्यादा अवेयर हो गए इस टाइम पीरियड में अपने राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और लिबर्टी के बारे में। और लोग जो थे वो इस बारे में भी अवेयर हो गए कि उनके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस होना कितना ज्यादा जरूरी है। चलो 10th क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन अनदर कंट्रीज। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वन पार्टी सिस्टम ही चल रहा है, और इंडिया का जो इनिशियल स्टेज था वहां पे भी वन पार्टी सिस्टम ही तो चल रहा था।
आई मीन उस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था कि बार बार जो कांग्रेस थी वही तो जीत के आ रही थी ना, वही तो इलेक्शंस को जीत रही थी हर बारी। तो इंडिया में भी तो वन पार्टी सिस्टम चल रहा था, और वर्ल्ड में भी ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, एक वन पार्टी सिस्टम चलता है चाइना में, और सॉरी कोल्ड बहुत ज़्यादा है अभी, बट वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 22 को आपका एग्ज़ाम है, और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कैसे डिफरेंट है? इंडिया का जो डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, वो कितने साल तक रहता है? लगभग आज़ादी के 20 साल के बाद तक रहता है, लगभग 20 ईयर्स तक रहता है। बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे यही जो सिस्टम है वन पार्टी डोमिनेंस, उसको फॉलो करते हुए आई, पर वो इंडिया से डिफरेंट था। डोमिनेंस इन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। वहां पे कैसा होता था वन पार्टी सिस्टम? वो डेमोक्रेसी को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते थे। नो इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस हो भी रहे हैं तो वो भी सही तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं कराए जा रहे। बट इंडिया में सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन सब में वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही यही कहता है। कुछ और भी कंट्रीज हैं लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, ये भी, इनके यहाँ भी वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि लीगल और मिलिट्री मेजर्स में ऐसा बोला गया है। बट इंडिया में क्या? इंडिया में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। बहुत सारी पार्टी कंटेस्ट करती थी इलेक्शन इस टाइम पीरियड में भी, और फ्री और फेयर तरीके से ही इलेक्शंस कराए जाते थे। येट एवरी टाइम कांग्रेस मैनेज टू विन द इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शन। तो फिर भी जो कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड में, वो बार बार इलेक्शंस को जीत रही थी, क्योंकि जब तक जो जनता है वो सपोर्ट करेगी तब तक वो पार्टी जो है वो आती रहेगी। इंडिया में जो डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, वो क्यों था? लेजेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट की वजह से था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही इलेक्शंस क्यों जीत रही थी स्टार्टिंग में, उसका कारण क्या था? तो क्या बताओगे? लेजेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते रहे ये लोग, और ओवरऑल इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई थी। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलर लीडर्स लाइक नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे लीडर्स की वजह से भी कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 2 रीजंस फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969। दो रीजन यहाँ पे हमें बताने हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट क्यों होता है 1969 में। डिफरेंसेस यहाँ पे बढ़ते हुए चले जाते हैं इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स के बीच में। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप इन्होंने लिया, 10 पॉइंट प्रोग्राम ये लेके आई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि ओल्ड कांग्रेस लीडर्स थे वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एबॉलिशन हमें देखने को मिलता है प्रिवे पर्स का, ये भी बताया मैंने, और स्पेशल प्रोविजंस भी लेकर आए गए टू फॉर्मर प्रिंसेस टू लेड टू द डिफरेंसेस अमंग द कांग्रेस पार्टी मेंबर्स। नॉमिनेशन होता है यहाँ पे, नॉमिनेशन होता है अब यहाँ पे किस चीज के लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे एन संजीवा रेड्डी को सिंडिकेट्स आगे लेकर आते हैं, वहीं पे इंदिरा गांधी किसको आगे लेके आती हैं? वीवी गिरी को आगे लेके आती है 1969 के इलेक्शन में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, बट होता क्या है, ऑफिशियल कैंडिडेट जो था, जो मतलब उनके द्वारा खड़ा किया गया था सिंडिकेट्स के द्वारा, वो हार जाते हैं और वीवी गिरी जीत जाते हैं। उसके बाद से ही कांग्रेस में लड़ाई चालू हो जाती है, और ये 2 पार्ट्स में बट जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। Explain any four reasons for the dominance of Congress party in the first 3 general elections in India। तो 4 ऐसे रीजन बताओ कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस हमें क्यों देखने को मिलता है 3 इलेक्शन, मतलब जो 3 इंडिया के जनरल इलेक्शन रहते हैं उनमें। मैंने बताया था ना अभी ऊपर कि ऐसा वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो क्या है भाई कि इसने लेजेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट को इनहेरिट किया था। इसके पास बहुत अच्छे कैरिस्मेटिक लीडर्स थे लाइक नेहरू। इट वॉज अ पार्टी विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे ब्रांचेस इनकी लोकेटेड थी। कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी थी। देयर वाज टॉलरेंस, लोगों के अंदर टॉलरेंस था, मैनेजमेंट था, और फैक्शंस वहां पे बने हुए थे ऑलरेडी। तो ऐसा होता ही नहीं था कि कोई भी मुद्दा सामने वाली पार्टी से उठ रहा है और वो कांग्रेस में ना उठाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके चलते थे ये लोग। कांग्रेस एट द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, यानी सबसे पहले जो पार्टी फॉर्म होती है 1885 में फॉर्म हुई थी ना, ये 1885 में फॉर्म हुई थी एओ ह्यूम के लीडरशिप के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये पार्टी फॉर्म हुई थी, और यही फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स का एडवांटेज इसको मिलता है। कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो उनकी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से भी होता है। मतलब हर बार ऐसा नहीं हो रहा था कि they are getting more than 50% votes, but still most popular पार्टी ये बनी रही, इस वजह से ही तीनों इलेक्शंस में ये जीतते रहे।
एक्सप्लेन दैट चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्टिल द की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ये एक्सप्लेन करो कि कैसे ये लोग की प्लेयर्स हैं, कैसे ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साउथ एशिया का, जबकि ये दोनों पार्ट भी नहीं है साउथ एशिया का। क्यों? सिनो इंडियन रिलेशंस की बात करें तो ये भी इंप्रूव हुए हैं सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट डिकेड, बट चाइनाज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, यही चीज हमें परेशान करती रहती है। ये बहुत ज्यादा बड़ा इरिटेंट है हमारे लिए। दो एशियन जाइंट्स जो हैं वो साथ में क्लोज आते हुए चले जा रहे हैं। देयर इकोनॉमिक टाइज हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में हमें क्यों देखने को मिलती है? ये हुआ कोल्ड वॉर के बाद। इट हैज बीन इंक्रीजिंगली वर्किंग एज अ मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो हर बार ये लोग आ जाते हैं बीच में कूद के कि भाई हम क्या करते हैं, मॉडरेट करवा देते हैं, बेसिकली नेगोशिएट करवा देते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन दिस रीजन हैव ग्रेटली इंक्रीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द रीजन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चाइना क्या करता है? चाइना फंड करता है एंड आर्म्ड माओइस्ट इन नेपाल। चाइना स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन टू स्पॉइल इंडियाज गेम इन साउथ एशिया। चाइना हमेशा कोशिश करता रहता है किसी ना किसी तरह से इंडिया की इमेज तो खराब करनी है वर्ल्ड में। तो वो उसकी ये जो चालें हैं वो चलती ही रहती हैं। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। आगे पहुंचते हैं 14 क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया की? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। तो इंडिया हमेशा से इस चीज के फेवर में था कि इंडिया ना न्यूक्लियर पॉलिसी को डेवलप तो करना चाहता है बट फॉर द पीसफुल पर्पस, ये नहीं कि हम फाइट करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं इंडिया ने। बट यहाँ पे सीटीबीटी को साइन नहीं किया। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है ये बताना। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन नहीं किया एज इट कंसिडर्स एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो सीधी सी बात क्या है, एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी क्यों कंसिडर किया जाता है? इसमें ये बोला गया कि 1968 से पहले जितनी भी कंट्रीज हैं जिन लोगों ने वेपन्स को डेवलप कर लिया ऑलरेडी और जो आज के टाइम पीरियड में वेपन्स एक्वायर करती हैं और यूज करती हैं, उनके पास वो वेपन्स रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट 1968 के बाद वाली कंट्रीज अगर ऐसा करने की कोशिश करती हैं तो वो गलत है। तो इसीलिए हम क्या समझते हैं, ये एनपीटी के ही मेजर्स हैं जो बोले गए हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये गलत कर रहा है उन कंट्रीज के लिए जो अभी तक न्यूक्लियर पावर बनी ही नहीं है। ठीक है, तो एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, ये बहाना बनाते हुए कि इंडिया ने नहीं किया। ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्रीज। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है कि हम अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करें एंड देयर वॉज कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इट। और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इस पे कंसेंसस भी बना हुआ है। इंडिया वुड लाइक कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया को ठीक है, इंडिया इज एग्री विद दैट कि हम कंप्लीटली क्या कर दें, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जा रहे हैं उनको खत्म कर दें। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये याद रखना, इंडिया ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम कभी भी अपनी तरफ से एक तरफा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वेपन्स को यूज करना स्टार्ट कर दे जब तक दूसरा इंसान हमें परेशान नहीं करता। इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया हमने? ईयर बताओ। ईयर था 1974। महीना कौन सा था, मंथ कौन सा था? मई 1974 में हमारा फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो होता है इस टाइम पीरियड में। ओके, उस टाइम पीरियड में बताओ भाई प्राइम मिनिस्टर कौन थी? उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। इनके नेम आपको याद रखने हैं। इस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी। और ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, इसको सीक्रेटली किया गया था, पीसफुल तरीके से किया गया था, पीसफुल पर्पस के लिए किया गया था, बट वर्ल्ड में किसी को ये बात पता नहीं थी, सीक्रेटली किया गया था। तो इसका एक नाम रखा गया था, याद रखना। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था, ये याद रखना। ठीक है, और ऐसे ही एक और न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था ये भी पीसफुल पर्पस के लिए ही किया गया था, बट मेनली क्या था कि हम इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए किया गया था। और ये वाला न्यूक्लियर टेस्ट हमने सबको वर्ल्ड में बता के किया था। क्या टाइम पीरियड था? 1998 में हुआ था। उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अतुल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो याद रखना इनका नाम। ठीक, अब ये जो है इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके कुछ पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 4 क्राइटेरिया बताने हैं दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन रीसेंट ईयर, जो आज के टाइम पीरियड में आए हैं। किस चीज के लिए? न्यू परमानेंट मेंबर बनने के लिए या नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूएन में। सबसे पहली बात तो इनका नाम बताओगे। ठीक है, नाम क्या है जिसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया? कोफी अनन। ये नेम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए कि इनके द्वारा ही ये क्राइटेरिया बताया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को ही क्यों यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर है वो बनना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फटाफट आंसर देखते हैं।
कैसे, क्यों बनना चाहिए? एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, नया क्राइटेरिया ये कहता है। और फिर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ये कहता है। सब्सटैंशियल मतलब कंट्रीब्यूटर हो, अच्छा खासा पैसा जो है वो यूएन के बजट में देता हो। एक नेशन काफी ज्यादा बड़ा ऐसा नेशन जो कि पॉपुलेशन के टर्म्स में भी बड़ा हो। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता हो। अ कंट्री दैट वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसी कंट्री जो काउंसिल को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए, लोगों की जितनी भी बातें हैं उनको एड्रेस करे, सुने। वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप बताओ क्या नया क्राइटेरिया है। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा अगर कि इंडिया को क्यों बनना चाहिए, तो यही सारे सेम पॉइंट्स एग्जैक्टली लिखे जाएंगे। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट इंडिया इज अ इकोनॉमिक पावर, इंडिया इज अ मिलिट्री पावर, इंडिया इज अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस बजट। आगे एक बिग नेशन भी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। और इंडिया जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में क्या कर सकता है, काउंसिल को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। तो चीजें वही रहेंगी, कंटेंट वही रहेंगे, जस्ट लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इफ द सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड, मान लो सोवियत यूनियन अगर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ होता अभी तक, तो वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी होती? ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका आंसर देखते हैं हम। क्या होता, क्या कि ये जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन चल रही थी, आपस में ये लोग लड़े जा रहे थे, वो चीज कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा चलती ही रहती। ये जो आर्म रेस थी वो हमेशा चलती रहती है ना, न्यूक्लियर वेपन की रेस कभी एंड ही नहीं होती। मेनी कंट्रीज हैव नॉट गॉट इंडिपेंडेंस येट, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी होती जिनको आज तक भी आजादी नहीं मिली होती। यूएस कुड बी द ओनली सुपर पावर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड पूरा यूनिपोलर बन जाता है और इसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर होती है, दैट इज यूएस। यूनाइटेड नेशंस लाइक लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन की तरह यूनाइटेड नेशन भी क्या होता, यहाँ पे फेल हो जाता एस्टैब्लिश को पीस को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो हम लिख सकते हैं। आगे अब बहुत बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसी वाले वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। जितने भी 4 मार्कर वाले क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे अभी इसी वीडियो के अंदर करा दे रही हूँ। ये जो वीडियो है वो पूरा 1 शॉट रहने वाला है, ताकि आपको इस वीडियो के बाद फिर और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए। अब क्या है भाई, हाईलाइट एनी 2 रीजंस टू ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन मिजोरम। मिजोरम के लिए जो मूवमेंट चल रहा था वहां पे बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उसके 2 रीजन बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा था। सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो होता है जो कि अलगाववाद की मांग करता है, जो कहता है कि भाई हमें अलग होना है, अलग होने की बात करता है, सेपरेट होने की बात करता है। तो जो मिजो पीपल है वर ऑफ द ओपिनियन दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये लोग, इन लोगों का कहना क्या है कि हम तो ब्रिटिश इंडिया का कभी पार्ट ही नहीं थे, तो हमें क्यों इंडिया के अंदर शामिल किया जा रहा है। असम गवर्नमेंट फेल टू मैनेज द फेमाइन इन 1959। 1959 में आता है वहां पे फेमाइन, जिसकी वजह से लोगों की भूख की वजह से और बेसिकली लोगों को खाना ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस वजह से। देयरफॉर मिजोज एंगल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो 1959 के बाद बन जाती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा, मिजो नेशनल फ्रंट स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन। इन्होंने एक आर्म्ड कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया और क्या मांग करने लग गए, सेपरेट स्टेट की मांग करने लग गए 1966 में। ठीक है, आगे क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस। 4 चेंजेस बताओ इंडिया की पॉलिटिक्स में आफ्टर 2014 के इलेक्शंस के बाद क्या क्या चेंजेस जो है वो आए इंडिया में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या चेंजेस आए कि एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी लेड कोलिशन गवर्नमेंट। यूपीए जो है बेसिकली जो चलती थी अभी तक, जिसकी सरकार बनती हुई चली आ रही थी, जिसका कांग्रेस पार्ट है, तो वो भी यहाँ पे उसका जो रूल है वो खत्म हो जाता है। बीजेपी का राइज होता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनको देखने को मिलती है लोकसभा के इलेक्शंस में। 2014 के इलेक्शंस में एग्जाम्पल दे देना, उसके बाद हमारा अभी 2019 में जो इलेक्शंस हुए वो, और अभी जो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए, ठीक है वो। तो ये वाला जो चीज है वो याद रखना कि इनको मेजोरिटी मिली काफी ज्यादा। कॉन्टिन्यूशन देखने को मिला हमें कोलिशन का, एनडीए अभी भी साथ में चली रही है और बाकी और भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर चुकी है। रीजनल पार्टीज आर बीइंग अकोमोडेटेड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, और ये इनको बोला जाता है कि भाई आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी जो है इंडिया की उसको रिस्पेक्ट करना है। डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स ऑन द राइज। तो डेवलपमेंट और गवर्नेंस को लेकर भी ये जो पॉलिटिक्स है उसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पे राइज हमें देखने को मिला है, बढ़ते हुए देखने को मिली है चीजें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर खत्म। India's impressive technological growth in recent years has made the country an attractive partner of US। मतलब इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इसकी वजह से हम यूएस के पार्टनर बन पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स के साथ जस्टिफाई करना है।
ठीक है, सबसे पहले क्या चीज है, द यूएस एब्जॉर्ब 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो इंडिया का जो टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है बेसिकली 65% जो है वो सारा का सारा यूएस को ही हम दे देते हैं। 35% ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो जितना भी टेक्निकल स्टाफ है वो ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं। एंड आपको पता है सिलिकॉन वैली, जिसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है, वहाँ पे 30,000 इंडियन वर्कर्स जो है वहाँ पे सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप्स जितने भी वहाँ पे चलाए जा रहे हैं वो सारे इंडियन अमेरिकन के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। तो एनी रिसेंट डेवलपमेंट अगर कोई याद है तो इसके अलावा वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो पॉइंट्स हैं वो तो बताने, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएस के साथ, और यूएस भी बहुत कोऑपरेट करके चलता है इंडिया के साथ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं इनके लिए। इंडिया एक लार्ज मार्केट भी प्रोवाइड करता है। इन अगस्त 2019, लास्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2019 आर्टिकल 370, याद आया कुछ, किससे रिलेटेड है ये? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो आर्टिकल 370 को यहाँ पे एब्रोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाईलाइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ दिस चेंज, क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे ये बताना है। जम्मू कश्मीर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बेसिकली, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। नो मोर अ सेपरेट फ्लैग, अब कोई भी इनका एक अलग से फ्लैग नहीं होगा, ना ही इनका कोई एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पहले एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। कोई भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, सारे जैसे स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर वैसे ही सेम इनके साथ भी वही हम डील करेंगे। नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स जो थे रिड्यूस टू 28, अब कितना कर दिया गया उनको, 28 कर दिया गया। एंड द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज राइज टू 9, तो यूनियन टेरिटरीज बना दी थी 9, ठीक है, इतना कर दिया गया था। बट प्रेजेंटली अभी इस टाइम पीरियड के टाइम में 28 हमारे पास स्टेट्स हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक। Reservation policies can be implemented as other parts of the India and some tribes and of Jammu and Kashmir got reservation, इनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है कि अलग अलग बाउंड्रीज बनेगी, फिर उसमें इलेक्शंस कराए जाएंगे। अब इसके बाद वेरी गुड, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क क्वेश्चंस हैं और आपको ये खुद से ट्राई करने हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है। बट एक बार ट्राई जरूर करना है इसको। एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बना पाया, क्या कारण थे उसके फेलियर के, वो बताना है यहाँ पे। और 4 ऐसे नए सोर्सेज बताने हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में, जो हमें थ्रेट जो हमें फेस करने को मिल रहे हैं वो बताने, ठीक। इतना ही था ये, और इसी के साथ यहाँ पे जो बेसिकली वीडियो है वो एंड होता है। अभी मैंने क्या क्या कराया, अभी मैंने आपको 6 मार्कर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है और वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज और इट विल इवन गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। उसके बाद अभी हमने 4 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करे इस वीडियो के अंदर। ये पूरा 1 शॉट वीडियो था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, तो आराम से इसको करके चले जाओ। जैसे आंसर्स दिए हुए हैं ना वैसे के वैसे लर्न कर लो। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन एंड क्लास आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो बता देना, मैं लिंक जो है वो अटैच कर दूंगी वहाँ पे ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये सारे क्वेश्चन को याद करना है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अब बचा क्या, अभी हमारे पास 2 मार्कर वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही बचे हुए हैं, उनका भी एक 1 शॉट वीडियो ही बना दूंगी जिससे पूरी की पूरी हेल्प हो जाए। उसके बाद ऐसे ही कार्टून्स के लिए एंड मैप्स के लिए, ठीक है। और लास्ट टाइम पीरियड में याद रखना, जब आपका एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले ही मैं एटलीस्ट 2 गेस्ट पेपर लाने की कोशिश करूंगी। 2 गेस्ट पेपर लेकर आऊंगी जिससे कि आपकी जो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो आपने करवाए थे, ठीक है। तो इतना कर लेना, और उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगी वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।